हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे राइटिंग डिस्कशन की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 15 पार्ट आ चुके हैं। यह हमारा पार्ट 16 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का एसे लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है तथा अपनी भाषा शैली को कैसे श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एसे आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस एसे को पढ़ेंगे, आपके एसे के आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है और कैसे आपके इस एसे को बेहतर से और बेहतर बनाया जा सकता है। हम सबसे पहले आपके एसे को पढ़ें। इससे पहले आप में से कई सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमने एसे राइटिंग की 2 सीरीज शुरू की हैं। एक सीरीज जिसमें हम आपको देते हैं एसे राइटिंग में खुद की तरफ से एसे और बताते हैं कि उस एसे को आपको कैसे लिखना चाहिए, उसका फ्रेम कैसे होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए और उसको कैसे बेस्ट से और बेस्ट बनाना चाहिए। और जब आप इतना इसको सुन लेते हैं तब हम आपसे कहते हैं कि आप इन्हीं सुने हुए विचारों को अपने आप से लिखने का प्रयत्न करें और जब आप लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजते हैं तो उसे हम अपनी एसे राइटिंग डिस्कशन सीरीज यानी कि जो ये सीरीज है इसमें डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो आप में से जिन बच्चों ने अभी तक हमारी एसे राइटिंग सीरीज ना देखी हो वो जाकर यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक एसे राइटिंग 2.0 और दूसरी एसे राइटिंग सीरीज। ठीक है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे ज़्यादा तो ही आपको ये मिल पाएगा। क्लियर? जब वहाँ पे आप देख लेंगे तो वहाँ पे हमने आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक में ये बताया है कि आखिरकार एसे होता क्या है और दुनिया में कितने प्रकार के एसे होते हैं, हर एक प्रकार के एसे को कैसे लिखना होता है, उसमें शब्दों का प्रयोग कैसे करना होता है, भूमिका लिखनी होती नहीं लिखनी होती है, कैसे लिखनी होती, ये सारे प्रश्नों का हमने वहाँ पे आपके उत्तर दिया है। तो उम्मीद है आप उस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आपके इस एसे को पढ़ने की और देखते हैं कि आपने किस तरीके से इसमें भाषा शैली को गुंथित किया है और कैसे अपने श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की है। आपका आज का विषय है जो हम हैं वो संस्कार, जो हमारे पास है वो सभ्यता। आपने इसे लिखा है कि प्रायः सभ्यता और संस्कृत समानार्थी शब्द समझ लिए जाते हैं। प्रायः सभ्यता एवं संस्कृत को समानार्थी समझ लिया जाता है, ऐसे लिखना चाहिए फिर। ठीक है, यद्यपि दोनों में काफ़ी विभेद हैं, तथापि विभेद ठीक वैसा ही है जैसे फूल को सभ्यता व सुगंध संस्कृति है। कांट ने सभ्यता और संस्कृत के अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है कि संस्कृत का आंतरिक व्यवहार की संस्कृति आंतरिक व्यवहार की वस्तु है, वहीं सभ्यता बाह्य व्यवहार की वस्तु है। संस्कृत में गहराई होती है संस्कृत में गहराई होती है जबकि सभ्यता में गहराई का अभाव होता है। मोटर और ट्रैक्टर मशीन का ज्ञान सभी को हो सकता है, किंतु संस्कृत की गहराई सब व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती। सभ्यता संस्कृत का अधिक जटिल ऐसे नहीं होता है, जटिल छोटी की मात्रा, जटिल तथा विकसित रूप है। सभ्यता की माप करना सहज है किंतु संस्कृत की माप नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए ऐसा बता देना कि साइकिल ऐसे नहीं लिखा जाता है ना, साइकिल ऐसे बड़ी की मात्रा की अपेक्षा मोटरसाइकिल, ठीक है, ज़्यादा उपयोगी है, परंतु ये प्रमाण प्रस्तुत करना कठिन है कि पश्चिमी संस्कृत की अपेक्षा भारतीय संस्कृत श्रेष्ठ है। इसके लिए कोई मापदंड नहीं है। जब स्वभाव को धर्म के सिद्धांतों के अनुसार बदला जाता है तब हमें संस्कृत व सभ्यता प्राप्त होती है। फिर आपने यहाँ पे बताया है कि भारतीय संस्कृत और सभ्यता पर करारा प्रहार किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाएं भी देश की संस्कृति के अनुसार कार्य नहीं कर रही हैं। प्राचीन काल से ही भारत की सभ्यता व संस्कृत विश्व के अन्य सभ्यता जैसे मेसोपोटामिया, बेबीलोन, असीरिया, मिस्र की सभ्यता से कई अर्थों में श्रेष्ठ रही है। जिस समय दुनिया के अन्य कोने में लोग कपड़ा पहनना सीख नहीं, यहाँ पे ये आएगा ये वाला सीख, ठीक है, ऐसे सीख रहे थे, बड़ी की मात्रा सीख रहे थे, वहीं हम सब हड़प्पा सभ्यता जैसे महानगर बसा रहे थे। तभी तो कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमाना हमारा। यहाँ पे ये कोटेशन अभी नहीं आएगा, ये कोटेशन बाद में आएगा।
यदि हम मनुष्य की प्राचीन काल से वर्तमान तक की यात्रा पर नजर डालें तो सफर काफी रोमांचकारी, अद्भुत सा प्रतीत है, अद्भुत सा प्रतीत हो रहा है, ठीक है, या होता है। कहाँ वह एक दौर था जब हम जंगल पर आश्रित थे, जंगल ही हमारी दुनिया थी। लोग कंद मूल फल व शिकार कर, जो मैं वर्ड जैसे बोल रहा हूँ ना, तो उन वर्ड को यहाँ लिख लेना। जैसे मैंने कहा ना कंद मूल फल फूल, तो आप इनको लिख लेना। कंद मूल फल व फूल शिकार करके जीवन जीते थे, गुफाओं को अपना वास स्थल बनाया। वहीं आज गगनचुंबी भवन से लेकर उनके आहार व्यवहार में भारी परिवर्तन आया। आज लोग घर बैठे लजीज व्यंजन का स्वाद पा लेते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है कि भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाए गए 25,000 वर्ष पुराने शैलचित्र, नर्मदा घाटी में की गई खुदाई तथा मेहरगढ़ के अलावा कुछ अन्य ये क्या लिखा है, नरवंशी एवं पुरातत्विक प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है कि भारत की भूमि आदि मानव की प्राचीनतम कर्म भूमि रही है। यहीं से मानव ने अन्य जगहों पर बसावट करने व वैदिक धर्म की नींव रखी थी। प्राचीन सभ्यताओं पर अब कुछ ज़्यादा ही शोध होने लगा है। धरती पर फैले प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो धरती के पश्चिमी छोर पर रोम, ग्रीक और मिस्र देश की सभ्यताओं के नाम लिए जाते हैं, तो पूर्वी छोर पर चीन का नाम लिया जाता है। मध्य में स्थित भारत की चर्चा भर करके छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत को जानने से उनके समाज और धर्म के सारे मापदंड गिरने लगते हैं, तो वे नहीं चाहते भारत और उसके सभ्यता संस्कृति का सच लोगों के सामने आए। आपने इसमें भारतीय संस्कृति पर ऐसे लिख दिया है, संस्कार पे लिखना है, ठीक है ना। अभी संस्कार को संस्कृत से रिलेट करके तब आप सभ्यता बताती हैं। आपने लिखा है आज दुनिया भर की हिंदू संस्कृति व समाज में भारत की झलक देखी जा सकती, चाहे वह यहूदी, पारसी या ईसाई धर्म हो। जब मिशनरी भारत आए तो उनके पास बाइबल थी और हमारे पास धरती। मिशनरी ने कहा हम सब प्रार्थना करें, हमने प्रार्थना की, आंखें खोली तो पाया कि हमारे हाथ में बाइबल थी और भूमि उनके कब्जे में। जब दुनिया की ज़्यादातर आबादी जंगलों में भटक रही थी तब प्राचीन भारतीय संस्कृति चरमोत्कर्ष पर थी। ये रिपीट हो रहा, अभी आपने हड़प्पा बताया है, इसे फिर यहाँ बता दिया। वक्त बदला, ज़रूरतें बदली, अब हम आधुनिक हो रहे, पर एक असमंजस है ना, असमंजस होता है, ठीक है, असमंजस, ठीक है, असमंजस कि हम सभ्य हो रहे हैं या हमारी संस्कृत सभ्यता का क्षरण हो रहा। हमारी भारत जैसे वीरों की जन्मभूमि रही है, जहाँ गांधी, बुद्ध, विवेकानंद, अंबेडकर आदि जैसे महान विभूतियों ने जन्म लिया। इन्होंने गुलाम भारत को न केवल आज़ादी दिलाई, अपितु उनके सभ्यता संस्कृति के महत्व को पुनर्जागरण, प्रबोधन आदि के माध्यम से पुनः जागृत किया। इस संस्कृति व सभ्यता में छुपे हैं राज, कई कभी पाप धुल लिए, कभी पाप रच दिए। हमारे देश में एक प्रश्न ये भी रहा है कि हम प्राचीन धर्म ग्रंथों पर तिलक चंदन चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पर उन्हें पढ़ते नहीं हैं। इसको आप शुरू से मतलब लिखती, सेकेंड पेज में, थर्ड पेज पे अभी बताएंगे आपको कैसे लिखना चाहिए था। पढ़ते तो संस्कृत के नाम पर जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह संभव नहीं था। आज हम भौतिकता के मकर जाल में इस तरह से फंस चुके हैं कि अपने संस्कृत संस्कारों को तिलांजलि देने में ही अपनी प्रगतिशीलता को आधुनिकता समझ बैठे हैं, समझते हैं नहीं, समझ बैठे हैं। ये किस रास्ते जा रहे, बहुत सारे आपने कोड डाल दिए हैं, इतने कोड नहीं डालना है। ऑलरेडी आपने जब हमारी एसे राइटिंग सीरीज देखी होगी पार्ट 1 से 8 तक, तो उसमें कई गाइडलाइन हमने आपको बताई हैं। क्या बताई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3, मैक्सिमम 3 कोड, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा कोड डाल देते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि आपको ये डर लग रहा है कि आपका मकान टूट जाएगा, ठीक है ना, इसलिए आपने हर फ्लोर पे ज़्यादा से ज़्यादा बीम देने की कोशिश की है, ठीक है। बीम का मतलब जिसमें मकान टिका होता है। ये किस रास्ते जा रहे हैं हम, आधुनिकता के चक्कर में अपनी संस्कृत भुला रहे हैं हम, जिससे है पहचान अपने देश की, आपको नहीं लगता तो सभ्यता मिटा रहे हम। फिल्में हमारी भारतीय संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है। भारतीय संस्कृति सदियों से कहती आ रही है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु संपत्ति है। आज फिल्में संपत्ति, धन के लालच में समाज में असामाजिकता के तत्व फैला नहीं है। लोग फिल्मों का अंधानुकरण के चक्कर में अपनी सभ्यता संस्कृति का क्षरण कर रहे हैं। आज लोगों के सफलता का पैमाना उसके संस्कारों से नहीं बल्कि ऊंचे बंगले, गाड़ी, सुख, गाड़ी नहीं, गाड़ी सुख सुविधाओं की, ये आपने शुरू में बताया है लेकिन इसे फिर यहाँ पे रिपीट किया है, ठीक है। जब आपने मोटरसाइकिल और स्कूटर की बात की है, लगाया जाता है जिसके पास जितनी ज़्यादा दिखावटी सभ्यता होगी वह उतना ही सम्मान
के पात्र होंगे। लोग तीज त्यौहार तो धूमधाम से मनाते हैं परंतु उसके उद्देश्य सर्वदा अनविग्ध है। लोग नवरात्रि में देवी की पूजा तो करते हैं परंतु अपने घर समाज की देवियों को अश्लीलता, ठीक है, अश्लीलता आपको ऐसे नहीं लिखना है, अश्लीलता, ठीक है, ऐसे लिखना होता है, से देखते हैं। लोग भगवान राम को आराध्य, आराध्य ऐसे नहीं लिखा जाता, आराध्य, आराध्या नहीं नाम है, किसका नाम है बताइएगा आप लोग सोच के। अभिषेक बच्चन की बेटी का, ठीक है ना, ऐश्वर्या राय जी की बेटी का, तो मान लेते हैं। किंतु विडंबना ये है कि हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मैंने सुना है शायद, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श से जीवन में उतारने, एक मिनट रुकिए, इसको स्क्रॉल करें, हाँ, आदर्शों को जीवन में उतारते, फिर आपने लिखा है आगे इसमें, हाँ आपने लिखा है मैं पीड़ा महसूस करते हैं, ना जाने हम किस उपलब्धि को सिरोधार्य, सिरोधार्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, सिरोधार्य, ठीक, कर रहे हैं, जहां बाहर से सब कुछ भरा व सुंदर है परंतु अंदर से खाली व विषाद युक्त है। न जाने हम क्यों भूल जाते हैं कि संस्कृत ही तो हमारी विरासत है, धरोहर ही नए जमाने की आफत है। हालांकि वर्तमान समय में भी कुछ ऐसे गिने चुने गणमान्य लोग हैं जो भारतीय सभ्यता व संस्कृत का संवर्धन व संरक्षण के कारक बने हुए हैं, जैसे मीरा कुमारी, सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने भारतीय संस्कृत सभ्यता को अपने जीवन में वहन किया। जरूरत है हम अपने विस्मरण से बाहर निकले, अपनी सभ्यता संस्कृत को गले लगाएं। हम क्यों भूल जाते हैं कि हम जिस सभ्यता संस्कृत का अनुकरण कर रहे हैं उसने दुनिया को रोक दिया, दुनिया को रोक दिया कि दुनिया को योग दिया। अरे भाई, जबकि भारतीय सभ्यता संस्कृत ने, अच्छा हम जिस सभ्यता संस्कृत का अनुकरण कर रहे हैं, अच्छा वर्तमान में, इसको थोड़ा और वैसे लिखो, इसको कैसे बताना, ऐसे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा, जैसे मैं कंफ्यूज हो गया। आप यहाँ बताइए कि हम क्यों भूल जाते हैं कि आज हम जिस भौतिक विलासिता की सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं उसने दुनिया को रोक दिया, कोविड-19 जैसी महामारी दी, जबकि भारतीय सभ्यता और संस्कृत ने लोगों को योग दिया जो कि उसके प्रति प्रतिरोधक की क्षमता को दर्शाती है। ठीक है, कोविड-19 के दौर में भारतीय सभ्यता संस्कृति निखर कर, सभ्यता संस्कृत बार बार आप मत लाइए, एग्जाम आपसे क्या पूछा, संस्कार, आप लोग यही तो गड़बड़ी कर गए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो बताया कंटेंट उसको ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहीं पर भी अपने कंटेंट में संस्कृति को ज़्यादा नहीं बढ़ाया है, मैंने वहाँ पे संस्कार के साथ तुलना की है, संस्कारों को बताया है, तो आप भी संस्कार को ही बताएं। ठीक है, कई लोगों ने दूसरों के जीवन को बचाने के लिए स्वयं पर खतरा मोल लेते हुए उनकी हर संभव मदद की, लोगों को नई जिंदगियां दी। वहीं कुछ लोग सभ्यता के मुंह में इस तरह जकड़े रहे कि दवाइयों व उपचार शुल्क तक बढ़ा दिए। ये उनके विकृत सभ्यता का द्योतक है, परंतु विकृत यहाँ पे संस्कार आना चाहिए। परंतु हाल के कुछ वर्षों में देखने में आ रहा है कि आपाधापी भरी जिंदगी और अतिव्यस्तता के कारण धर्मावलंबी अब इन मूल्यों में सुविधानुसार परिवर्तन भी करने लगे। खैर, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, समय के अनुसार बदलाव जरूरी भी है। मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी है, वह बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थितियों का निरंतर सुधारता है, उन्नत करता ही रहता है। जब संस्कृत तहस नहस होती तो सभ्यता भी कमजोर पड़ती है। किसी भी देश को अस्थिर करने के लिए सबसे पहले उसके संस्कृत पर हमला किया जाता है, जैसे अंग्रेजों ने किया था। ये रिपीट हो रहा, देखो यहाँ पे बात, अभी अपने बाइबिल की बात बताई थी। यही वजह है कि आज अंग्रेजों का काफ़ी प्रभाव हमारी संस्कृत पर काबिज है, फिर भी हम अपनी मूल संस्कृत पर कायम हैं। उनकी संस्कृत के कुछ तत्वों को हमने आत्मसात भी किया। वैज्ञानिक दृष्टि और विचारधारा हमें उनसे मिली, जिसका लाभ हमारी सभ्यता को भी मिला है। हम आधुनिक जीवन शैली को उन्मुख में, इसके अलावा दूसरों को देने में भी हमारी संस्कृत काफ़ी आगे रही है। आज हमारी संस्कृत व सभ्यता ने सभी राष्ट्रों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हमारी संस्कृत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। लोग भारतीय संस्कृत की ओर उन्मुख हो रहे हैं और भारतीय संस्कृत में जीवन का रस और दर्शन खोज रहे हैं। सतत विकास से मिला भावी पीढ़ी को रास्ता संस्कृति अनेक लेकिन एकता से वास्ता सादगी ओढ़े। मिसाल तेरी भव्यता सारी दुनिया से अलग है, हिंद तेरी सभ्यता सर्वविदित है संस्कार। यहाँ पे डबल कामा मत लगाइए, जब पता हो किसने लिखा है तब डबल कामा आता है। जब नहीं पता होता है, जब आप राइटर का नाम नहीं लिखते हैं तो वहाँ सिंगल कॉमा आता है।
सर्वविदित है कि संस्कार जितने उज्जवल होंगे, जितने मजबूत होंगे, जितने मूल्यवान होंगे, संस्कृत भी उतनी ही उज्जवल, सशक्त और उच्च मूल्यों से युक्त होगी। जब संस्कृत में ये खूबियाँ होंगी तो उसकी सुगंध सभ्यता में होगी। जब हम सुसंस्कृत होंगे तभी तो सुसभ्य कहलाएंगे। भारतीय नागरिकों की सुंदरता उनकी सहनशीलता, लेने और देने की भावना तथा उन संस्कृतियों के मिश्रण में नहीं थे जिसकी तुलना एक ऐसे उद्यान से की जाती जहाँ कई रंगों और वर्णों के फूल हैं और भारत रूपी उद्यान में भाईचारा और सुंदरता बिखेरते हैं। फिर भी कुछ पंक्तियां याद आती हैं। चल ना हम उस गांव से आती भीगी मिट्टी की खुशबू की ओर चलें, ए आज़ाद हिंदुस्तानी चल ना अपनी संस्कृत की ओर चलें। आपने पूरे ऐसे में अगर सबसे बेहतरीन कुछ लिखा है तो अपना निष्कर्ष, क्योंकि इस निष्कर्ष से पता चलता है कि आप संस्कार, संस्कृत और सभ्यता को कैसे गुंठित कर रही हैं। लेकिन आपने पूरे ऐसे में इसके अलावा सब में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताया और उनमें भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान दिया है वो किस चीज़ पे ध्यान दिया, वो ध्यान दिया है आपने भौतिक विलासिता के जीवन पे। थोड़ा बहुत आपने त्योहारों को तो टच किया है लेकिन उन त्योहारों को प्रासंगिक होकर नहीं बताया। आपने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशन डालकर इसकी भाषा शैली के साथ खेलने का प्रयत्न किया है, जो कि एक अच्छे व्यक्ति से अपेक्षा नहीं की जाती है। ठीक है, आपने 3 लाइनें स्टार्ट की, उसके बाद तुरंत ही एक नया कोटेशन डाल दिया, या तो आप इस कोटेशन को ऊपर डालते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना था। दूसरी बात है कि आपने कालखंड को ध्यान में नहीं रखा। बीच में कहीं पे आप एंसेंट इंडिया ले आती हैं, कहीं पे मॉडर्न ले आती हैं, कहीं पे मेडवल ले आती हैं, फिर कहीं पे एंसेंट आ जाता है, जो कि आपकी भाषा शैली को तोड़ देता है। आप इन्हीं शब्दों को, इन्हीं पूरी बातों को और बेहतर से और बेहतरीन बना सकती थी, लेकिन वही था कि आपने, हो सकता है कि जो हमने कंटेंट फर्स्ट में पढ़ाया था उस कंटेंट पर उतना ध्यान नहीं दिया। ये भी हो सकता है कि हमने आपको जो लास्ट में बताया था उसकी बातों को नहीं सुना। कुछ बातें यहाँ पे आपने लिंक की हैं लेकिन सारी बातें आपने यहाँ पे लिंक नहीं की। जैसे हमने वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे कि संस्कार क्या है और सभ्यता क्या है। हमने वहाँ पे बहुत सारी बातें बताई थी, त्यौहार से लेकर रीति रिवाज से लेकर। वहाँ पे हमने बहुत सारी बताई थी युग पुरुषों के जीवन से लेकर और युग ऋषियों के जीवन तक की कहानी में। हमने वर्तमान उदाहरण भी दिए थे और हमने प्राचीन उदाहरण भी दिए थे। हमने भारत को विश्व के साथ तुलना भी किया था और कोविड-19 को और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। हमने डॉक्टर्स के साथ में मरीजों के बारे में बताया था। हमने लवासना ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताया था, जिसमें हम कहते हैं ना कि शीलम परम भूषणम, शीलम परम भूषणम हमारा संस्कार है ना। ऐसे हमने बताया वहाँ पे आपको कि शीलम परम भूषणम हमारा संस्कार है। आप अगर ये सब लिखी होती तो आज हम इसमें और कुछ नए पॉइंट ऐड करते। देखिए सिंपल सी बात है, हम आप लोगों को एक चीज़ बताएं। जैसे ये 100 नंबर है, ठीक है, हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि आप 1 नंबर पे हैं, क्योंकि जीरो कुछ नहीं होता। मैं फिर से बता दूं, मैं किसी को जीरो नहीं मानता हूं। और आपको कभी मैं एक लेटर भेजूंगा, बहुत अच्छा लेटर है, पब्लिश करूंगा अपने इसमें, कि 0 नंबर क्यों नहीं देना चाहिए किसी को। ठीक है, तो जैसे 1 है, आप 1 पर हैं, हमने आपको जब कंटेंट दिया तो हम ये मानकर चलते हैं लगभग आप 30 तक आ जाएंगे। आप 30 तक आ गई तो हम फिर पूरी कोशिश करते हैं इसमें 20 और प्लस कर दें, और जब 20 आप कह लें प्लस कर दिए तो आप 50 हो गई। दूसरे का आपने सुन लिया, उससे 10 आपको और मिल गए, एक और का सुन लिया, उससे 10 मिल गए, और जब आपने 5 लोगों का सुन लिया तो आप 100 पर पहुंच गए। क्लियर, ये हम पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन आप जब खुद ही उस कंटेंट से पूरी दिशा में अलग हो जाएंगी तो हम फिर बताने में भी संकोच करते हैं कि इनको हम क्या बताएं इसमें नया। ठीक है, तो आप हमारी बात को समझ गई। अब आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि ठीक है, मान लीजिए हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने नहीं लिख पाए, हमें नहीं आता है, लेकिन आपको तो आता है ना, तो आप ही बता दो। अब इतनी मेहनत से हमने 8 पेज लिखे हैं, 1200 शब्द, कितनी उंगलियां दर्द की, कितना समय इसमें लगाया, कितनी डांट खाई। आप अगर चाहो तो आप बता दो, अगर आप बता दोगे तो अच्छी बात है, वरना जैसा लिखते हैं ऐसा लिखते रहेंगे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको थोड़ा सा तो अच्छा ही बता दें। कम से कम इसी कंटेंट को बेस बनाते हुए कैसे बेहतरीन लिखा जा सकता है, कम से कम वैसे ही बता दें।
तो ठीक है, आपकी इस बात को मानते हुए हम इस पूरे एसे को क्विक एंड फास्ट मोड में अच्छी भाषा शैली में कैसे लिखा जा सकता था, कैसे गुंथित किया जा सकता था, वैसे लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं कोटेशन नहीं बताऊंगा कोई भी, क्योंकि कोटेशन वो आप लिख लेना। ठीक है, लेकिन जो हमारे पैरा होंगे उनसे आप समझ जाएंगी कि हाँ, कहाँ पे कोटेशन को हमें कैसे लिखना है और किस तरीके से हमें इसे बेहतरीन बनाना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकती हैं, जैसे कि दिया है, जो हम हैं वो संस्कार, जो हमारे पास है वो सभ्यता। ठीक है, बिल्कुल शून्य से शुरू करिए। इस धरा पे जब मानव की, अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। इस धरा पे जब मानव का आगमन हुआ तो वास्तव में उसमें संस्कारों का प्रस्फुटन कम था, वास्तव में उसमें नैतिकता का अभाव था, उसके जीवन में बर्बरता और असभ्यता का समावेश था। लेकिन जैसे जैसे वो प्रगति करता गया, जैसे जैसे वो प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करता गया, वैसे वैसे उसमें संस्कार आते गए। ये संस्कार उसके न केवल अपनों के मध्य के थे, बल्कि ये संस्कार उसे जीवन जीने की एक शैली सिखाते थे। इन संस्कारों में जो सबसे पहली शुरुआत हुई वो अग्नि के विकास से हुई। अग्नि का विकास कर लेने के बाद मानव ने पके मीट मांस को खाने की शुरुआत की, जो वास्तव में उसकी असभ्यता और बर्बरता से उसको नैतिकता और संस्कारवान बनाने की ओर प्रेरित किया। उसने धीरे धीरे समझने का प्रयत्न किया कि कैसे वस्त्र उसकी नग्न अवस्था को दूर कर उसमें संस्कारों का प्रस्फुटन करेंगे और उनके मन मस्तिष्क को ओजस्विता प्रदान करेंगे। जब उसके मन मस्तिष्क में ऐसी ओजस्विता आ गई तो उसने एक जगह पर रहकर अपने समुदाय के साथ विचार विमर्श करके पशुपालन करने की शुरुआत की, जो पशुओं के प्रति उसके संस्कारों को अभिव्यक्त करता है। लेकिन समय की रफ्तार ने उसके इस संस्कारों को सभ्यता में बदल दिया। समय की रफ्तार ने, लौह प्रौद्योगिकी के विकास ने उसके संस्कारों को सभ्यता में बदल दिया और उसकी सभ्यता के विकास ने उस राष्ट्र रूपी राज्य का निर्माण कर दिया जो वास्तव में कबीले की एक संस्कृति से उन्मुख हुआ था अपने संस्कारों को लेकर। लेकिन इन राष्ट्रों की लड़ाई और साम्राज्यों की लड़ाई में सभ्यता ने ऐसा विकसित रूप दर्शाया जो वास्तव में प्रकृति के विनाश पर आधारित था। इसमें किसी भी तरीके का व्यक्ति का कल्याण निहित नहीं था। ये बात अलग है कि उनको क्षणिक सुख की तो प्राप्ति थी, ये बात तो अलग है कि उन्हें शहरीकरण की प्राप्ति तो थी, ये बात अलग है कि उनमें उस समय की विलासिता का भाव तो था, लेकिन उनमें नैतिकता का वो पुट समाप्त हो गया था। और नैतिकता के उस पुट की समाप्ति के कारण ही वेदों और पुराणों में ऋषियों के द्वारा कही गई उन बातों को उन्होंने अनसुना कर दिया था और दुनिया की भागम भाग भरी दौड़ में अपने आप को अग्रसर करने की ओर उन्मुख हो गए। कई सारी साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें जीते भी और हारे भी, लेकिन कई लोगों ने तो अपने संस्कारों को बचाए रखने के लिए सभ्यता के इस विनाश रूपी स्वरूप का आलिंगन तक नहीं किया। उन्होंने अपने आप को इससे दूर रखा, और दूर इसलिए भी रखा क्योंकि वो उनके संस्कार थे। आज जब हम वर्तमान, अब ऐसे मूव करते हैं तुरंत, मतलब अब यहाँ पे पूरी हिस्ट्री नहीं टच करेंगे, अब यहाँ पे तुरंत मूव करेंगे, इतनी काफ़ी है भूमिका बताने के लिए। अब आप बताइए ऐसे, आज जब हम देखते हैं कि कोविड-19 के पेंडेमिक, करंट को पहले लाइए क्योंकि एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ बच्चे को करंट का अपडेट है। आज जब हम देखते हैं कि कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान जब शरणार्थी समस्या बढ़ गई, कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान जब डॉक्टरों की नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे, तो हमें लगने लगा कि कहीं संस्कार अपने साथ समझौता तो नहीं करने लगा, कहीं सभ्यता संस्कार के ऊपर कुठाराघात तो नहीं करने लगी। तो वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर और नर्स ने दिन रात एक करके अपने भगवान रूपी मरीज को बचाने का हर संभव प्रयत्न किया और अपने डॉक्टर की नैतिकता का पूरी तरह से रसपान किया। हमने ये भी देखा कि कई बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, कई बड़े बड़े खिलाड़ियों ने, कई बड़े बड़े पुरस्कार विजेताओं ने अपने अंदर के छुपे उस संस्कार को प्रस्फुटित कर समाज के विकास के लिए आगे आए और समाज की नैतिकता का बखान किया और समाज को उस समय संवेदना और वेदना से रूबरू कराया और उनके लिए सहायक बनकर इस तरह खड़े हो गए कि इस भारी विपदा में वो उनके साथ हैं। ये वास्तव में भारत के संस्कार हैं जो उन्हें उनके माता पिता, उनके गुरुजनों से मिले। ये वास्तव में वो संस्कार हैं जो उन्हें सभ्यता के साथ लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वास्तव में ये वो संस्कार हैं जो सभ्यता की ऊंचाई पर पहुंचकर भी अपने संस्कार रूपी जड़ों से नहीं पीछे हटे थे। और यही तो हर एक महान व्यक्ति की खूबी है। ये खूबी वास्तव में आज नवीन नहीं है। अब फिर इतिहास में लौटो, ये खूबी वास्तव में आज ये नवीन नहीं है। ये खूबी
तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के संस्कारों में निहित थी। चाहे वेदों की बात हो, चाहे पुराणों की बात हो, चाहे गीता की बात हो या रामायण की बात हो, राम जैसा पुरुषोत्तम व्यक्ति अगर दिखता है तो वास्तव में संस्कार का ही परिणाम है। कृष्ण जैसा नैतिकता से पोषित व्यक्ति अगर मिलता है तो वो संस्कार का ही परिणाम है। मोहम्मद साहब जैसा अगर कोई पैगंबर मिलता है तो वास्तव में संस्कार का ही परिणाम है। और ईसा मसीह जैसा व्यक्ति अगर कोई मिलता है तो वो नैतिक रूपी संस्कार का ही परिणाम है। गुरु नानक ने मध्यकाल में जिस तरीके से संस्कारों को प्रस्फुटित करके समाज में जाति समानता की बात की और एकेश्वरवाद को प्रमुखता देकर सबके साथ सबके विकास की बात की, तो वहीं गांधी ने अंतिम जन की प्रेरणा के माध्यम से अंतिम लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न किया। वो सभ्यता की उस बागडोर में बंधने की कोशिश नहीं की, बल्कि संस्कार रूपी उस मोती में अपने आप को पिरोने की कोशिश की। संस्कारों ने उनके व्यक्तित्व को इतना निखारा कि इतिहास की लेखनी में वो स्वर्ण अक्षरों से लिखे गए। संस्कार की उस लेखनी ने उनको ऐसा संवारा कि इतिहास के हर पन्ने पर अपने आप को वो लिपिबद्ध करते गए। उनके जीवन की शैली ऐसी थी कि देखने वाले उनके जीवन को अपना अनुकरण मानने लगे। उन्हीं को देखते हुए न जाने कितने राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने, न जाने कितने उस समय के स्वावलंबियों ने अपने आप को कदम से कदम ताल मिलाकर भारत की आज़ादी को उन्मुख किया। उन्होंने इस बात को देखा कि महात्मा रूपी ये व्यक्ति किस तरीके से अपने संस्कारों में अडिग है, किस तरीके से सत्य और अहिंसा की नीति के माध्यम से अपने सिद्धांतों पर अडिग है, जबकि उसका सामना उस समय विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता से हो रहा था। उसका सामना उस समय विश्व की सबसे वैश्वीकरण रूपी सभ्यता से हो रहा था, जिसका वो डट कर मुकाबला कर रहा था। वास्तव में ये जीत सभ्यता और संस्कार की न थी। वास्तव में ये जीत किसी एक देश, एक मुल्क की न थी। वास्तव में ये जीत उस व्यक्तित्व की थी जिसने उसे महान बनाया था। और ये प्रेरणा गांधी को बुद्ध से मिली थी, ये प्रेरणा गांधी को महावीर से मिली थी, ये प्रेरणा गांधी को पश्चिम के उन विचारकों से मिली थी जिसने उसने श्रेष्ठ बनाने की ओर प्रयत्न किया। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, अब वर्तमान में आ जाओ, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज भी हमारे देश में न जाने कितने देश नहीं विश्व लगाओ, आज भी हमारे विश्व में न जाने कितनी अद्भुत हस्तियां हैं जो सभ्यता के नाम पर संस्कारों से खिलवाड़ कर रही हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि विश्व में न जाने कितनी हस्तियां हैं जो संस्कारों के लिए सभ्यता को दांव पर लगा दे रहे हैं। चाहे वो बात क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा कोक की एक बोतल को हटा देने की बात हो, या फिर लियोन मेसी के द्वारा अपने जीवन का सर्वस्व दान करने की बात हो, चाहे बिल गेट्स के द्वारा लोगों की मदद करने की बात हो, या फिर पेंडेमिक के टाइम पीरियड पे लोगों की कदम से कदम ताल मिलाने की बात हो। ये सब एक संस्कार का ही तो परिणाम है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत के कण कण में, भारत के रज रज में संस्कार गुंथित हैं। यहाँ दुनिया ने योग सीखा, यहाँ से दुनिया ने कुंभ सीखा, यहाँ से दुनिया ने तीज और त्यौहार सीखे, और उन तीज और त्योहारों के माध्यम से लोगों ने अपने संस्कारों को अपने अंदर बुनने का प्रयत्न किया। यहाँ होने वाले जो त्यौहार हैं वो वास्तव में किसी सभ्यता का प्रतीक नहीं है, बल्कि संस्कारों की वो पटाक्षेप हैं जो अतीत के उन कहानियों में वर्णित हैं। होली जहाँ रंगों के रूप में हमें बुराइयों से बचाती है, तो दिवाली वहीं प्रकृति के साथ नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। लोहड़ी जहाँ पे प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करती है, तो वहीं पे रमजान हमें अल्लाह के प्रति शुक्रिया अदा करने के लिए प्रेरित करता है। बात चाहे गुरु पर्व की हो, बात चाहे ईसा मसीह की हो, हर एक व्यक्ति, हर एक त्यौहार हमें कुछ न कुछ प्रेरणा देता है। और धन्य हैं हम उस देश में जहाँ संस्कार भी हैं और जहाँ सभ्यता भी हैं, जहाँ संस्कृति भी हैं, जहाँ व्यक्तित्व भी हैं, जहाँ विचार भी हैं, जहाँ नैतिकता भी है, जहाँ सत्यनिष्ठा भी है, जहाँ कर्तव्य निष्ठा भी है। जिसके संविधान में हम भारत के लोगों की शुरुआत की बात हो, जिसके संविधान में आत्मनिर्भर की बात हो, जिसके संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की बात हो, वो वास्तव में सभ्यता का प्रतीक ना होकर संस्कार का द्योतक होता है। वो संविधान जिसने दुनिया को समानता का पाठ पढ़ाया, वो संविधान जिसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की, वो किसी सभ्यता की प्रेरणा से प्रेरित न थे, वो संस्कार की उस दहलीज के प्रेरित थे, वो संस्कार के उस कदम ताल से प्रेरित थे जो उनको बचपन से मिले थे। वास्तव में हमने गांवों को अपने संस्कारों का केंद्र माना, वास्तव में हमने गांवों को अपनी संस्कृति का केंद्र माना, हमने सभ्यता के रूप में शहरों को स्वीकार नहीं किया। ऐसे आप बताइए,
मतलब बताने को तो मैं इसमें 2 से 3 घंटे ले सकता हूँ, काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा, लेकिन आप लोग ऐसे लिखा करिए। मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब आपके अंदर ना रुकने की क्षमता ना हो। और ये देखो, ऐसा नहीं है कि मेरे को भगवान कृष्ण ने बोला था कि आप ऐसे बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, बशर्ते होता क्या ना कि हम सुनते नहीं हैं। एक बार जब ऐसे आप सुने, मेरे द्वारा लिखा गया, उसके पॉइंट को ऑब्जर्व कर लें कि अच्छा ये पॉइंट हैं, इन पॉइंट को मुझे इस कहानी में बुनना है, ठीक है। और एक बार आपने उस कहानी में बुन दिया तो आप लिखिए बेहतरीन। आप बाग के बारे में लिखिए, बागबान के बारे में लिखिए, फूल के बारे में लिखिए, माली के बारे में लिखिए, आप प्राचीन संस्कृतियों के बारे में लिखिए, आक्रमण कितने हुए उसके बारे में लिखिए, मतलब हर एक चीज़ बताइए कि इस देश में भगत सिंह रूपी संस्कार भी हुआ है तो इस देश में बिस्मिल्लाह खां भी हुआ है, इस देश में अगर तानसेन हुआ है तो इस देश में अकबर भी हुआ है, इस देश में महाराणा प्रताप भी हुआ है तो इस देश में शिवाजी भी हुआ है, जो अपने संस्कारों से अपने सदाचार को और अपने व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, जो सभ्यता के पास में कभी नहीं फंसे। ऐसे बताओ, लगना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं, वो वास्तव में आपके दिल से निकल रहा है। भाई जब आपके अंदर से निकलेगा ना, तभी तो एग्जामिनर को लगेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे एक तरीके का लव लेटर है जो आप अपने प्रेयसी या प्रियतम को लिखने का प्रयत्न करते हैं। 10 बार आप लोग लिखते हैं, फाड़ते हैं कि नहीं यार ये शब्द उसके लिए नहीं लिखेंगे, इस शब्द से वो नाराज हो जाएगी, इस शब्द से वो नाराज हो जाएगा। आप उसमें जिन भावों का प्रयोग करते हैं, जिस मधुर शैली का उपयोग करते हैं, वैसा ही लिखें ना। अब ये मुझे नहीं पता कि आप प्रेयसी हैं या प्रियतम हैं, लेकिन फीलिंग तो कर सकते हैं ना कि हाँ उस फीलिंग की तरह हमें लिखना है। जैसे बचपन में, आज लोगों की लेखन शैली इतनी अच्छी नहीं हो पाती, इसका रीज़न ये है कि उन्होंने कभी जीवन में चिट्ठियाँ लिखी ही नहीं हैं। चिट्ठियों में 2 से 3 पन्ने में अपने अंदर का सब कुछ लोग लिख देते थे। आपने कभी अगर बचपन में चिट्ठियाँ पढ़ी होंगी लोगों की, वो सब कुछ लिख देते हैं। कई बार कई लोग लव लेटर में सब कुछ लिख देते हैं, पढ़कर ही भावुक हो जाता है। आज तो व्हाट्सएप पे होता है विल यू मैरी मी, आई लव यू, फलाना, ये चीज़ें फील ही नहीं आता है किसी को। लेकिन पत्र में जो उस समय चीज़ लिखी जाती थी वो वास्तव में व्यक्ति का चित्र होता था, अंदर का उसका चरित्र होता था, ठीक है ना। तो वही चीज़ लिखिए आप, और लिख सकती हैं। जब मैंने आपको बता दिया तो आप भी लिख सकती हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम जो इसे लिखा था बड़ा अच्छा लिखा था, लेकिन इसमें आप भाषा शैली से बिल्कुल विमुख हो गई, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अपना ऐसे समझ में आया होगा, अपनी कमियां समझ में आई होंगी, ये भी समझ में आया होगा कि कैसे आप इसको बेस्ट से और भी बेस्ट बना सकती हैं और कैसे अपनी शैली को बेहतरीन से और बेहतरीन बना सकती हैं। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट ऐसे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।